मैं हूँ मीनाक्षी त्रिपाठी, योर क्लास 10th, और मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका सब्जेक्ट इंग्लिश। आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंतर्गत मैंने एक टॉपिक लिया है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम सभी पोएम से बहुत ज्यादा अवगत हैं। व्हाट इज पोएम? व्हाट वी रिसाइट इन अ राइम। तो पोएम में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जिन्हें हमें पोएम पढ़ने से पहले समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे बच्चों हिंदी में आपने पढ़ा था अलंकार, तो उसी तरह से इंग्लिश में हम उस अलंकार को कह सकते हैं पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस। इन अलंकारों को हम पोएम में किस प्रकार यूज कर सकते हैं, ये कितने प्रकार के हैं, उन पर हम एक नजर डालेंगे और उन्हें डिटेल्स में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पोएटिक डिवाइस और लिटरेरी डिवाइस। इन्हें हम फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन। इट सेज वर्ड्स और फ्रेजेस दैट ब्यूटिफाई और डेकोरेट अ लैंग्वेज। भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं। हम टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको हम इस तरह से लिखें जिससे कि वो लैंग्वेज बहुत ही खूबसूरत तरीके से निकल करके आए। तो इसके लिए हम पोएटिक डिवाइसेस का यूज करते हैं। ये वो वर्ड या अलंकार है। क्यों हम इन पोएटिक डिवाइसेस को यूज करते हैं, क्या आवश्यकता है? क्योंकि जब हम कविता पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं कि उसकी भाषा अट्रैक्टिव हो। क्या करते हैं पोएटिक डिवाइसेस? दे हेल्प इन मेकिंग द लैंग्वेज अट्रैक्टिव। ऐसी कविताएं जो हमें सुनने में अच्छी लगे, जिन्हें हम सुनकर अच्छी तरह याद करें और उसे उतने ही स्तर से दोबारा सुना सकें। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज। भाषा क्या कहना चाहती है, उस भाषा को इन पोएटिक डिवाइस के द्वारा हम अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। जैसे जैसे हम इन पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, उससे हमें उसका अर्थ और स्पष्ट होता जाता है। जैसे लिखा ही इज वेरी क्लेवर, सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन अगर हम इसे इस प्रकार लिखें, ही इज एज क्लेवर एज अ फॉक्स। वो उतना बुद्धिमान है जितनी की एक लोमड़ी। तो इससे उस चीज की सार्थकता हम अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, इट मेक्स द टेक्स्ट अट्रैक्टिव, जो कविताओं को और भी सुंदर बना सकती है। जैसे आपने चेतक की कविता पढ़ी होगी, एक बार उसे दिमाग में याद करें और सोचें कि अगर वो सीधी लिखी गई होती तो क्या वो इतनी अच्छी लगती। तो इन पोएटिक डिवाइसेस का यूज इसीलिए किया जाता है कि कविताएं बहुत सुंदर हो जाएं, अपने अर्थ को स्पष्ट करें और उचित प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पे डालें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। देयर आर मेनी पोएटिक डिवाइसेस एंड वी आर गोइंग टू स्टडी हियर सम ऑफ देम। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिमिली, second is metaphor, rhyme, onomatopoeia, hyperbole, anaphora, personification, apostrophe, enjambment, imagery, oxymoron, alliteration, consonance and assonance. अभी और भी डिवाइसेस हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन्हें वन बाय वन लेते हैं। First, we are going to study simile. हम इसकी definition देखते हैं. What is a simile? Simile is used to compare different things to bring out their similarities. हम दो चीजों को compare करते हैं. किस word से? Like या as. उसमें हम like add करते हैं या as करते हैं. जैसे यहाँ आपको example में लिख रहा होगा, Life is like a box of chocolate. तो life बॉक्स ऑफ चॉकलेट तो नहीं है, बट वी आर कंपेयरिंग इट विद द बॉक्स ऑफ चॉकलेट, मीन इट्स सो स्वीट इफ वी थिंक सो। सेकेंड इज रिया स्विम्स लाइक अ फिश. रिया इज नॉट अ फिश, बट वी आर कंपेयरिंग इट विद अ फिश. क्लियर? नाउ द सेकेंड वन, मेटाफोर. व्हाट इज मेटाफोर? Metaphor is also used for comparing two different things, but the comparison is in metaphor is direct. Means we directly relate
one object to the another. There is neither use of like nor use of as. We directly hit it like that. Example, he is like a shining star means he is a star. Not, हमने यहाँ ये नहीं कहा कि he is like a shining star. He is a shining star means हम उसे कह रहे हैं कि वो स्टार है ही. The arm lake was a mirror. हम ये नहीं कह रहे हैं कि he is as clean as a mirror. The lake itself is a mirror. तो यहाँ जो कंपैरिजन है वो डायरेक्टली है, लेकिन जो सिमिली में कंपैरिजन है उसमें हम as या like का यूज करते हैं. आप चलते हैं आगे. थर्ड वन इज onomatopoeia. What is onomatopoeia? Is the imitation of natural sounds. जो नेचुरल प्रकृति में जो आवाजें होती हैं उसको हम जब लिखते हैं अलंकार के रूप में तो उसे हम कहते हैं ओनोमेटोपिया. जैसे कोयल की आवाज, इसे हम क्या कहते हैं? कुक्कू. ऐसा वर्ड लिखना जिसे कि हम लिख सकते हैं और लिखने के बाद वापस उसे हम पढ़ सकते हैं. क्या स्पेलिंग होगी? COO कुक्कू. जैसे बर्ड है, डक है, क्वैक क्वैक होता है तो उसकी स्पेलिंग उसे हम स्पेल कर सकते हैं QUACK. अगर सबसे आप जिससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, फोन की रिंग, इसे कैसे लिखते हैं हम? बिल्कुल सही, ट्रिंग. कैसे स्पेल करेंगे? TRING. तो जो नेचुरल साउंड्स हैं जैसे रसलिंग ऑफ लीव्स, गशिंग ऑफ अ स्ट्रीम, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स कैसे चहचहाती हैं? रॉर ऑफ ए लॉयन कैसे दहाड़ता है? बजिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों का बज करना. तो ये नेचुरल साउंड को जब हम एक वर्ड से लिखते हैं तो उस पोएटिक डिवाइस को हम कहते हैं ओनोमेटोपिया. नेक्स्ट आते हैं, टॉपिक है राइम. व्हाट इज राइम? जैसे हम तुकबंदी कहते हैं ना हिंदी की कविताओं में, तो उसी तरह इंग्लिश में भी राइम होता है. व्हाट इज राइम? राइम इज सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ अ लाइन इन अ पोएम. जब हम पोएम पढ़ते हैं तो उसके एंड लाइन में जो वर्ड्स होते हैं वो साउंड उनका सिमिलर होता है. जैसे आप सभी ने बचपन में पढ़ा था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high like a diamond in the sky. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन हम देख रहे हैं तो वहां लिखा है स्टार, सेकंड लाइन के एंड में आर, थर्ड में हाई और फोर्थ में स्काई. तो स्टार, आर, हाई, स्काई ये क्या है? दे आर राइमिंग वर्ड्स. तो इस तरह जब लाइन के एंड में, एंड मीन्स टेल, तो उस टेल पे जब राइम वर्ड्स आते हैं तो उसे हम कहते हैं टेल राइम. क्लियर? नेक्स्ट एक होता है इंटरनल राइम. यहाँ पे क्या है कि हम लाइन के बिटवीन, इन बिटवीन द लाइन्स वी गेट राइमिंग वर्ड्स. लुक एट इट. व्हाट इज रिटन? जस्ट टर्न मी लूज, लेट मी स्ट्रैडल माई ओल्ड सैडल अंडरनीथ द वेस्टर्न skies, on my cayuse let me wander over yonder till I see the mountains rise. You see what is written here? Loose in the first line, third line cayuse, first line straddle, and in the same line this is written saddle. The straddle and saddle, they are in the same line, they are not at the tail end of the line. So such type of rhyme we call internal rhyme. Clear? Now what we are going to study is rhyme scheme. What is rhyme scheme? It is a pattern formed by similar sounding words at the end of a line in a poem, as I explained you in the last slide. Okay? The pattern is formed by assigning an alphabet to similar sounding words. It is only possible in poems with a tail rhyme. जब हम टेल राइम को लेते हैं तो हमें एक पैटर्न मिलता है जिसको कि हम ये इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे. लिखा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ये जो वर्ड स्टार है इसको हमने ए से लिखा. इसका राइमिंग वर्ड क्या है? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. आर इज द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टार, तो इसे भी हम ए से ही डिनोट करेंगे. क्लियर? थर्ड लाइन,
up above the word. So high is another word having different rhyme. So it is, we will write it with the letter B. Okay. Fourth line, like a diamond in the sky. Sky is rhyming with the high. So B is written there. So the pattern we get of rhyming is A, B, B. We can have so many patterns like this. At least one word should be repeated in the poem. Okay. The rhyme scheme here is A, B, B. You can have A, B, A, B or B, B, A likewise. अब क्या होता है बच्चों, कभी कभी ये होता है कि देयर इज नो राइम. कभी कभी हम ऐसी पोएम भी पढ़ते हैं जो आप अभी आगे पढ़ेंगे. 9th में भी आपने पढ़ा है और 10th में भी हम ऐसे पोएम के अक्रॉस आएंगे जिसमें कि हमें राइमिंग नहीं मिलती है. तो ऐसी पोएम को हम कहते हैं फ्री वर्ड्स पोएम. कैसे हम इसे समझा सकते हैं? फ्री वर्ड्स इज द नेम गिवन टू पोएट्री दैट डजंट यूज एनी स्ट्रिक्ट मीटर और राइम स्कीम. इसकी कोई राइम स्कीम नहीं होती है. इसे हम ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैं आपके सामने ये पोएम रीड करती हूँ. द प्लांट लाइक्स टू बी वाटर्ड. यू लाइक टू वाटर द प्लांट. फिल योर वाटरिंग कैन और एवरीवन इज हैप्पी नाउ. सी, have you find out any rhyme or rhyming scheme? No. So such type of poem we call free verse poems. Clear? Next. The next one is hyperbole, जिसे हम हिंदी में भी कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार. जैसे हम किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं. तो hyperbole is exaggeration of ideas for the sake of emphasis. मतलब हम उस बात पर दबाव बढ़ाने के लिए उस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहते हैं. जैसे इट्स बीन एजेस दैट वी हैव मेट. मतलब युग हो गए हमें मिले हुए. जब ऐसा तो नहीं है, युग तो बहुत ज्यादा समय होता है, लेकिन हम इस एजेस वर्ड का हमने यूज किया एम्फसाइज करने के लिए अपनी बात को. क्लियर? तो इस तरह के जो वर्ड हम यूज करते हैं पोएटिक डिवाइसेस, उन्हें हम कहते हैं हाइपरबोल. दिस बैग वेज अ टन. ये बैग 1 टन के बराबर है. क्या बैग में 1 टन कॉपीज होते हैं? नो, नेवर. सो दिस इज अ हाइपरबोल. Next is apostrophe. What is apostrophe? Is a figure of, personification. Personification is a figure of speech where human behavior is assigned to non-human things. ये एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम ह्यूमन, मानव के व्यवहार को, ह्यूमन बिहेवियर को किसी नॉन ह्यूमन या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं, असाइन करते हैं. जैसे हमने कह दिया माई फोन इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी टुडे. जबकि ऐसा नहीं है, फोन कोऑपरेट करे या ना करे इसे हम इस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन फोन को हमने क्या बना दिया? ह्यूमन बिहेवियर के साथ कंपेयर कर दिया. तो माई फोन इज नॉट कोऑपरेटिंग विथ मी टुडे. माई अलार्म येल्ड एट मी दिस मॉर्निंग. जैसे हमने कह दिया द सन इज स्माइलिंग एट अस. डू सन स्माइल? नो, बट वी आर राइटिंग इन द वे. दिस इज द beauty of poetic devices. Okay, now coming to the apostrophe. Apostrophe is a figure of speech where the poet directly communicates with a non-human thing or inanimate object or abstract idea. यहाँ क्या होता है, जो पोएट है वो नॉन ह्यूमन थिंग जैसे सन है, क्लाउड है, रेन है या और भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, माउंटेन है या कोई आइडिया ही हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल ही इज टॉकिंग टू गॉड. तो इस तरह नॉन ह्यूमन थिंग के साथ या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ जब वो डायरेक्टली पोएट कम्युनिकेट करता है, उनसे बातें करता है, तो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी. जैसे आपने पोएम पढ़ी होगी रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले. तो यहाँ जो पोएट है वो क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली रेन से कम्युनिकेट कर रहा है, रेन से बातें कर रहा है. तो इसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी. Dear children, we have studied a lot about
poetic devices today. अभी कुछ डिवाइसेस बची हुई हैं जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए इतना काफी है और नेक्स्ट क्लास में हम सभी फिर ज्वाइन करेंगे. तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें. हैव अ नाइस डे.